आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक चोक कुंडली के बारे में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि चोक कुंडली क्या है, किस कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, धारा को नियंत्रित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? प्रतिरोध का। धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि हम धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। लेकिन यदि हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध के स्थान पर हम प्रेरक कुंडली का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? प्रतिरोध के स्थान पर प्रेरक कुंडली का उपयोग करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय नहीं होता है। इसी प्रेरक कुंडली को, जिसको हमने किसके स्थान पर प्रयोग किया है? प्रतिरोध के स्थान पर प्रयोग किया है, इसी प्रेरक कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? चोक कुंडली कहते हैं। इस चोक कुंडली की दो विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि उसका प्रेरकत्व को अधिक होना चाहिए और दूसरी विशेषता है उसका प्रतिरोध को नगण्य होना चाहिए। तो ये चोक कुंडली की परिभाषा है। अब हम देखेंगे कि चोक कुंडली का बनावट कैसा होता है। तो आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम चोक कुंडली का बनावट का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले चोक कुंडली में नर्म लोहे का पटलित क्रोड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? नर्म लोहे का पटलित क्रोड। अब ये पटलित क्रोड कैसे बनाते हैं? पटलित क्रोड बनाने के लिए हम नर्म लोहे का कई सारा प्लेट लेते हैं और उन प्लेटों पर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे वार्निश का हम पॉलिश कर देते हैं और उसको आपस में जोड़कर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। क्या करते हैं? उन आयताकार प्लेट को क्या करते हैं? आपस में जोड़कर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। उसके बाद पटलित क्रोड बनने के बाद हम तांबे का विद्युत रोधी मोटा तार लेते हैं। तांबे का विद्युत रोधी मोटा तार लेते हैं। तो ये देख लो, तांबे का तार, ये तांबे का तार है और ये तार किस रूप में लिया गया है? मोटा तार लिया गया है। साथ ही साथ ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है ये पटलित क्रोड है, जिसको नर्म लोहे के प्लेट से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? नर्म लोहे के प्लेट से बनाया गया है। और ये जो तांबे का तार जिसको पटलित क्रोड के ऊपर लपेटा गया है उसकी संख्या अधिक रखी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरों की संख्या। तो ये जो तांबे का तार लपेटा गया है उसके फेरों की संख्या क्या रखते हैं? अधिक रखी जाती है। साथ ही साथ ये जो पटलित क्रोड है इसे कुंडली के अंदर, बाहर या आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ऊपर में कुंडली है जो तांबे का तार है और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पटलित क्रोड है। इस क्रोड को कुंडली के अंदर, बाहर ऐसा हम खिसका सकते हैं। ये इसका बनावट है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें पटलित क्रोड प्रयोग करने से, तांबे का मोटा तार प्रयोग करने से क्या फायदा है ये हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले पटलित क्रोड क्यों बनाया गया है? चोक कुंडली में पटलित क्रोड क्यों बनाया गया है? तो उसका कारण है क्रोड में जो भंवर धारा उत्पन्न होता है, इस भंवर धारा का मान कम करने के लिए पटलित क्रोड बनाया गया है। क्या करने के लिए? क्रोड में जो भंवर धारा उत्पन्न होता है उसके मान को कम करने के लिए हम पटलित क्रोड बनाते हैं। दूसरा,
इसमें तांबे का मोटा तार लिया गया है, तांबे का मोटा तार लिया गया है। तांबे का मोटा तार इसलिए लिया गया है क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और यहां पर चोक कुंडली की जो विशेषता है, चोक कुंडली का प्रतिरोध को क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। इसलिए तांबे का मोटा तार लेते हैं ताकि उसका प्रतिरोध कम से कम हो। तीसरा, यहां पर फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखी गई है। फेरों की संख्या क्या रखी गई है, अधिक रखी गई है। अधिक इसलिए रखी गई है क्योंकि कुंडली का प्रेरकत्व को बढ़ा सकें। क्या कर सकें, कुंडली के प्रेरकत्व को हम अधिक रख सकें। यह भी चोक कुंडली की विशेषता है। तो यदि हम पटली क्रोड लेते हैं तो भंवर धारा का मान कम होता है। और तांबे का मोटा तार इसलिए लिया गया है ताकि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो। फेरों की संख्या अधिक इसलिए ली गई है ताकि इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या हो, अधिक हो, उच्च हो। तो ये चोक कुंडली का बनावट। अब हम बात करते हैं चोक कुंडली किस कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। तो सबसे पहले जो हमने कुंडली लिया उसका प्रतिरोध हमने L मान लिया, उसका स्वप्रेरकत्व हमने क्या मान लिया, L मान लिया। और उस कुंडली का प्रतिरोध क्या ले लिया, R ले लिया। अब हम AC परिपथ की औसत शक्ति व्यय, इसका फार्मूला जानते हैं। AC परिपथ की औसत शक्ति व्यय क्या होता है, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ पर VRMS प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आभासी मान है, IRMS प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान है, और कॉस फाई जो है शक्ति गुणांक कहलाता है। और साथ ही साथ उसमें फाई लिखा है। ये V और I के बीच क्या है, कलांतर है। और कॉस फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। कॉस फाई को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। अब इस चोक कुंडली के परिपथ की बात करें तो उसमें प्रेरकत्व भी है L और साथ में क्या है, प्रतिरोध R भी है। तो हम सीधा सीधा प्रत्यावर्ती धारा RL परिपथ में कलांतर भी पढ़ चुके हैं। और कलांतर फाई इज इक्वल टू आता है 10 इनवर्स ओमेगा L अपान R, जहाँ L जो है कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और R कुंडली का प्रतिरोध है। अब यहाँ से 10 फाई निकल जाएगा। 10 फाई इज इक्वल टू ओमेगा L अपान R। 10 फाई मिल गया हम लोगों को, ओमेगा L अपान R। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि हम लोगों को निकालना है कॉस फाई। क्या निकालना है, कॉस फाई, जो कि शक्ति गुणांक है परिपथ का। और हमारे पास क्या है फार्मूले के रूप में 10 फाई। तो 10 फाई लंब बटा आधार। यदि मैं कलांतर यहाँ पर फाई ले लूँ तो लंब कौन सा होगा, ये होगा। लंब का मान है ओमेगा L और आधार का मान है R। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें और कर्ण का मान निकालें, लंब और आधार का मान दिया है, कर्ण का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम कॉस फाई कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, R है, और कर्ण ये हम निकाले हैं। तो आधार R और कर्ण कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L
का होल स्क्वायर। अब चोक कुंडली का जो सिद्धांत है, जो उसकी दो विशेषताएं हैं, किसकी? चोक कुंडली में R का मान नगण्य होता है, R का मान क्या होता है? नगण्य, और L प्रेरकत्व, L क्या होता है? उच्च हो तो। सीधा सीधा बोल रहा है R का मान बहुत ही कम है और साथ ही साथ स्वप्रेरकत्व L का मान बहुत अधिक है। यदि यहाँ पर R का मान बहुत ही कम है और L का मान बहुत ही अधिक है, इसका मतलब है यदि हम छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वो cos फाई का मान लगभग कितना मिलेगा? लगभग मिलेगा 0। छोटी संख्या को हम बहुत बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो बहुत छोटी संख्या मिलेगा, और बहुत छोटी संख्या को हम लगभग क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। तो ये हमारा जो औसत शक्ति जो फार्मूला लिखे हैं, इस समीकरण में हम cos फाई का मान रख देते हैं। किसका मान रखते हैं? cos फाई का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में cos फाई इज इक्वल टू 0 रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखेंगे? cos फाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो पी एवरेज है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, तो इस cos फाई के जगह पे 0 रखेंगे तो पी एवरेज का मान क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा। तो यहां पर पी एवरेज का मान कितना मिल गया? 0 मिल गया। अर्थात चोक कुंडली में औसत शक्ति व्यय कितना हो गया? 0 हो गया। हम कह सकते हैं जब AC परिपथ में चोक कुंडली जोड़ा जाता है, AC परिपथ में क्या जोड़ते हैं? चोक कुंडली जोड़ते हैं, तो विद्युत ऊर्जा व्यय कितनी होती है? 0 होती है। विद्युत ऊर्जा व्यय क्या होता है? 0 होता है। यही चोक कुंडली का सिद्धांत है। यही क्या है? चोक कुंडली का सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं कि चोक कुंडली का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चोक कुंडली का उपयोग हम धारा को नियंत्रित करने के लिए तो करते ही हैं, और धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली को मरकरी लैंप, ट्यूब लाइट और सोडियम वाष्प लैंप, इसके साथ चोक कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसके किसके साथ? मरकरी लैंप, ट्यूब लाइट और सोडियम वाष्प लैंप के साथ चोक कुंडली को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनमें प्रवाहित धारा को क्या करता है? वो नियंत्रित करता है, और नियंत्रित होने के साथ साथ ये जो लैंप, ट्यूब लाइट है, ये क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी याद रखना है, ट्यूब लाइट को एक और नाम है इसका दूसरा नाम है फ्लूआरसेंट बल्ब या फ्लूआरसेंट लैंप। ट्यूब लाइट को एक और नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है फ्लूआरसेंट लैंप। तो मरकरी लैंप, ट्यूब लाइट, सोडियम वाष्प लैंप में चोक कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करते हैं, जिससे ये क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। अब आते हैं हम चोक कुंडली से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं पिछले 5 वर्षों में। तो यहां पर सीजी बोर्ड में सत्र 2019 में सेट बी में चोक कुंडली से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, एसी परिपथ में फ्लूआरसेंट लैंप के साथ श्रेणी क्रम में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा आंसर? किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? हाँ, किसका प्रयोग किया जाता है? चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। फ्लूआरसेंट लैंप को हमने क्या कहा था? ट्यूब लाइट। सामान्य हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं इसके लिए क्या होता है? ट्यूब लाइट।
तो ट्यूबलाइट में हम किसका प्रयोग करते हैं? चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं, जिससे ट्यूबलाइट में प्रवाहित धारा को चोक कुंडली नियंत्रित करता है, जिससे ट्यूबलाइट सुरक्षित होता है।